नमस्कार शोधार्थियों, सुधा उपाध्याय के YouTube चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। करीब महीने भर पहले विवेक चतुर्वेदी जी ने ये पुस्तक मुझे भेंट की। ये पुस्तक जब से आई है बेचैन हूँ कि कब समय मिले और इसकी कुछ ज़रूरी कविताएं पढूं। शीर्षक आप देख रहे हैं, स्त्रियां घर लौटती हैं। इसी शीर्षक से एक कविता और कुछ ज़रूरी कविताएं मैं उनका पाठ भी करूँगी और आपके लिए शोधार्थियों उसका थोड़ा सा विश्लेषण, थोड़ी सी कविताओं पर बातचीत। सबसे पहले अपने शोधार्थियों का परिचय करवा दूं विवेक चतुर्वेदी जी से। विवेक चतुर्वेदी स्नातकोत्तर हैं ललित कला में। इनकी बहुत सारी कविताओं का प्रकाशन हो चुका है। तमाम समसामयिक, साहित्यिक, सामाजिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। चाहे फिर वो पहल हो, आहा जिंदगी, कथादेश, द्वाब, साक्षात्कार, नई दुनिया, प्रभात खबर, दुनिया इन दिनों, पाखी, वागर्थ, माटी, कादम्बिनी, जनपथ और आजकल, इन सब में इनकी कविताएं प्रकाशित होती रही हैं। इनकी कविताओं पर समीक्षा और आलोचना भी हो चुकी है। सृजन उपस्थिति इनकी कविता कोश में है। जानकी पुल पर देखा जा सकता है। ऑनलाइन पत्रिकाएं हैं ये, अनहद और बिजुका पर भी। इन्होंने कई देश भर में कई स्थानों पर कविता पाठ भी किया है, चाहे वो इंदौर साहित्य उत्सव हो, चाहे वो युवा महोत्सव भारत भवन हो, समानांतर साहित्य उत्सव जयपुर हो, या राज्य स्तरीय पर भी इन्होंने कई सम्मान समारोह और जबलपुर में होने वाले साहित्य समारोह में अपनी कविताओं का पाठ किया है। विवेक चतुर्वेदी गंभीर कविताओं के लिए, स्त्री विमर्श करती हुई कविताओं के लिए, और मैं तो ये कहूँगी कि जो वंचित हैं तमाम राजनीतिक सामाजिक कारणों से, उन सभी वंचितों के लिए मुखर होते हैं विवेक चतुर्वेदी। विवेक चतुर्वेदी ने कविताओं के कई पक्षों को, कई मन की खोह को छूने की कोशिश की है। और आज जिन कविताओं का पाठ मैं करूंगी, चाहे फिर वह कविता स्त्रियां घर लौटती हैं इसी शीर्षक से, या फिर एक कविता जो मुझे बहुत पसंद आई, सभा, और ये किस तरह से सिंबॉलिक है कविता, शोधार्थियों आज मैं उस पर बात करूंगी कि ये सभा जो है दरअसल जनतंत्र का महोत्सव सा चल रहा हो, या जिसे कहते हैं लोकतंत्र का महापर्व मना रहे हों हम, और उस सभा में किस तरह से छद्म रचा जा रहा है, जो वास्तविकता है उसको ढांपा तोपा जा रहा है, छिपाया जा रहा है, और किस तरह से जो प्रचारित किया जा रहा है, जो प्रसारित किया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, और जो है वास्तविकता में उसमें कितनी फाँक है, इस पर बात करूंगी। एक कविता और विशेष मुझे अच्छी लगी विवेक चतुर्वेदी जी की, रीयूनियन। ये कविता शोधार्थियों हम सबको नॉस्टैल्जिया में ले जाती है, और हम सब अपने अपने रूट से, अपनी अपनी जड़ों से, और वापस अपनी उसी संवेदन दुनिया और वही अनुभव जगत और हमारी जो स्मृतियों का खजाना है या स्मृतियों का सैलाब है, हम सब उसमें जीते जागते दिखाई देंगे। तो सबसे पहले मेरी पसंद की पहली ही कविता, जो इस पुस्तक का भी शीर्षक है, स्त्रियां घर लौटती हैं। स्त्रियां घर लौटती हैं पश्चिम के आकाश में, आकुल वेग से उड़ती हुई काली चिड़ियों की पांत की तरह। स्त्रियों का घर लौटना पुरुषों का घर लौटना नहीं है। पुरुष लौटते हैं बैठक में, फिर घुसल खाने में, फिर नींद के कमरे में, और स्त्री एक साथ पूरे घर में लौटती है। वो एक साथ आंगन से चौके तक लौट जाती है। स्त्री बच्चे की भूख में रोटी बनकर लौटती है। स्त्री लौटती है दाल भात में, टूटी खाट में, जतन से लगाई मसहरी में। वो आंगन की तुलसी और कनेर में लौट आती है। स्त्री है जो प्रायः स्त्री की तरह नहीं लौटती। स्त्री है जो प्रायः स्त्री की तरह नहीं लौटती, पत्नी, बहन, माँ या बेटी की तरह लौटती है। स्त्री है जो बस रात की नींद में नहीं लौट सकती।
उसे सुबह की चिंताओं में भी लौटना होता है। स्त्री चिड़िया सी लौटती है और थोड़ी मिट्टी रोज पंजों में भर लाती है और छोड़ देती है आंगन में घर भी एक बच्चा है स्त्री के लिए, जो रोज थोड़ा थोड़ा और बड़ा होता है। आहा, बेहतरीन पंक्ति है कवि। लौटती है स्त्री जो घास आंगन की हो जाती है थोड़ी और हरी, कबीलू छप्पर के हो जाते हैं जरा और लाल। दरअसल एक स्त्री का घर लौटना महज स्त्री का घर लौटना नहीं है, धरती का अपनी धुरी पर लौटना है। तुलना में मैं अपनी उस कविता को देख सकती हूँ जो औरत को संबोधित है कि तू धरा है धारण कर दरक मत, तू परिधि से नहीं परिधि तुझसे है। तो ये जो धुरी है, जो केंद्रीय विषय वस्तु है, जो केंद्रीय अपने घर की अपने ये केवल ईंट छप्पर नहीं है, ये दीवार सुरक्षा और संरक्षण नहीं है, ये छत केवल छप्पर की बनी हुई नहीं है। घर का घर होना स्त्री तय करती है, स्त्री बनाती है। मकान को सजाने का, बसाने का और बचाए रखने का, फिर ये मकान पूरी की पूरी सृष्टि हो सकती है, धरा वसुंधरा हो सकती है जिसे धारण करती है, और वो वसुधा की तरह, धरा की तरह अपने घर को अपने भीतर धारण किए होती है। इसीलिए विवेक चतुर्वेदी कहते हैं कि जैसा पुरुषों का लौटना होता है वैसा लौटना स्त्रियों का नहीं होता। वो लौट आती हैं तो केवल उस सुरक्षा खोह में नहीं लौटती, अपने संबंधों में लौटती हैं, अपने रिश्तों की गर्माहट में लौटती हैं, रसोई के सालन में लौटती हैं, बच्चों की इच्छाओं, कामनाओं और उनकी हसरतों में लौटती हैं, अपने घर को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ देखती हैं, और उसकी पालक पोषक दरअसल ये केंद्रीय जिम्मेदारी, ये धुरी के तौर पर अपने मकान को घर करती हुई स्त्रियां दरअसल इन्हीं पर सारे रिश्तों का दारोमदार है, इन्हीं पर घर बचाए रखने का, सृष्टि को बचाए रखने का और संततियों के पालन पोषण का दारोमदार है। तो बेहतरीन कविता थी। दूसरी कविता का पाठ करूंगी, और ये कविता थोड़ी लंबी जान पड़ती है, पर इस कविता में मुझे कहीं कहीं रघुवीर सहाय की कविता की झलक मिलती है। मुझे कहीं थोड़े से मुक्तिबोध भी याद आए और धूमिल याद आते हैं। तो पहले कविता पढ़ती हूँ और सुधारती हूँ, आप देखें जहाँ जिस बिंदु पर हमें रुकना होगा, बात करनी होगी, करूँगी। सिंबॉलिक कविता है। मैंने इस कविता को पढ़कर बहुत पाया कि जगह जगह जो छोटे छोटे प्रतीक हैं वो कितने जीवंत होकर आपसे संवाद करते हैं। वो सभा एक तालाब थी, वहाँ बहुत सी यंत्र चालित मछलियाँ कुर्सियों से बंधी, कुछ मातहत मछलियाँ दौड़ती हुई जिनके चेहरों पर थी हवाइयाँ। सभा भी सिंबॉलिक है, और ये तमाम किस्म किस्म की मछलियों की बात करूंगी मैं, वे भी दरअसल सिंबॉलिक हैं। और ये किसका प्रतीक हैं, किसको जुबान दे रही हैं, किसको मुखर कर रही हैं, इस पर फिर बातचीत। सभा में आमंत्रित बड़े मगर का रास्ता देखती दो मझोली मछलियां तालाब के मुहाने पर तैनात थीं, जैसे कोई जनोत्सव हो, जैसे कोई जनतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा हो, जैसे कि कोई बड़ी सभा लगी है, कोई बड़ा दरबार है और उसमें कोई प्रतिष्ठित रसूखवार, नामचीन, नामवर, आदरणीय, सम्मानित आमंत्रित है, और उसकी आस में सबको अपने अपने काम सबके जिम्मे बांटे गए हैं, और उस प्रतीक्षा में, उनके आमंत्रण में, उनके प्रशस्ति गान में, उनकी हामी भरने में, उनके लिए तालियां पीटने में, उनके प्रस्तावित तमाम आयोजनों प्रयोजनों में सहमति जताने में हम मछलियां तैनात हैं। सभा की आयोजक बड़ी मछली तालाब की गहराई से मुहाने तक बदहवास दौड़ती थी। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां तय हैं,
और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए दरअसल और कुछ नहीं, हम उस रसूख का, उस प्रतिष्ठित व्यक्ति का, उस ऊंची कुर्सी का, उस नामवर नामचीन का वर्चस्व ही बढ़ा रही हैं, उसकी ताकत को बढ़ा रही हैं। बदहवास दौड़ती थी, पूछती बार बार, क्या मगर आ गए? सभा में केकड़े थे जो कभी आगे कभी पीछे होते थे। कुछ थे बुद्धिजीवी जलचर जो अपनी सीपों में बंद थे। प्रायः ये समाज का सबसे बड़ी विडंबना है समाज की, कि जो आजीविका बुद्धि पर कमा रहे हैं, जो तर्क कर सकते हैं, जो सारे षड्यंत्र को, सारे कुचक्र को भांप लेते हैं और अपनी बुद्धि से, अपने तर्क से जो सवाल कर सकते हैं, जो जिज्ञासा रख सकते हैं, जो सेतु का काम कर सकते हैं मातहतों में और वर्चस्व में, शोषितों में और शोषकों में, दरअसल वे अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं, ऐसा विवेक चतुर्वेदी कहते हैं। छात्र मछलियां कतारबद्ध बैठाई गई थी, भीड़ जुटाई जा रही है। ऐसी बड़ी बड़ी सभाओं के लिए हम विद्यार्थियों और शोधार्थियों को भीड़ के रूप में जुटाते हैं। छात्र मछलियां कतारबद्ध बैठाई गई थीं, देखती अपलक बड़े मगर के लिए तैयार मंच, जगर मगर सजाया गया, सुसज्जित मंच, ऊंची कुर्सी। अनुशासित विचारहीन युवा मछलियां मगर की प्रत्येक मुद्रा पर बजाने को अभ्यस्त विशेष ताल में तालियां। सिखाया गया है उन्हें कि मगर आह भरें या वाह करें, आपको करतल ध्वनि से उनको आमंत्रित करना है, उनको अभिमंत्रित करना है, उनका स्वागत करना है, अभिनंदन करना है। ये हमें आदतन, हम जो भीड़ का हिस्सा हैं, हमें आदतन ये सिखा दिया गया है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में, इस सभा में, इस दरबार में हमारी ज़रूरत क्या है? तालियां बजाने की, सहमति जताने की, और वह भी एक ताल में, एक सुर में, एक धुन में। फिर दमकती देह वाली सोन मछली प्रशस्ति वाचन को सतर्क, उसे अपनी जिम्मेदारी मिली है, पूरी बड़े चाव से अपने को सजाया है, ओज और तेज लिए हुए, अपने को सुसज्जित किए हुए प्रशस्ति गान के लिए, क्योंकि मगर का प्रशस्ति गान उसके जिम्मे है। तो चारण भाटों का जैसे ज़माना आ गया हो, ऐसा लगता है कि उनके स्वस्ति वाचन के लिए जिसे ये जिम्मेदारी मिली है, वो अपने आप को अतिरिक्त ही समझ रही है, कुछ अलग ही विशेष समझ रही है। सजीले दस्तावेज के लिए फिर रही हैं सजावटी मछलियाँ, और कुछ का दस्तावेजीकरण होना है, कुछ को नामांकित किया गया है और उनके जिम्मे वो काम दिए गए हैं। तयशुदा तथ्यों के दस्तावेज जिन्हें परोसा जाना है, वहाँ मोटी खाल वाले विद्रूप कछुए भी थे रेंगते। सभा के बाहर दलदल में लोरती थीं जो असंख्य छोटी मछलियाँ। ये सभा संविधान में मिले उनके अधिकारों पर ही थी, पर उनको इस सभा में आने की इजाजत नहीं थी। इस जनतंत्र में जनशक्ति गायब है, इस जनतंत्र में जन ही लुप्त है। तंत्र में उसकी भागीदारी, उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही, उसकी उपस्थिति गायब है। तो ये आप देख रहे हैं कि इस जनतंत्र के महापर्व में आप जो सब तरफ एक छल और छद्म दिखाया जा रहा है, जो ये एक प्रायोजित आयोजन होने जा रहा है, इसमें प्रशस्ति गान हो रहा है, इसमें भीड़ जुटाई जा रही है, पूरी दरबारी संस्कृति सजाई गई है। लेकिन उस दरबारी संस्कृति के पनपने में जो जिम्मेदार हैं, जो जन है, जिसकी शक्ति पर ये सारा वर्चस्व का खेल है, वो जन ही सिरे से गायब कर दिया गया है, उसे हाशिए पर रखा गया है। इस दरबार में, इस सभा में वो दूर से ताक रहा है, जिसके संविधान की बात होनी है, जिसके मुद्दे उठाए जाएंगे, जो छद्म रचा जाएगा, जो स्वांग रचा जाएगा, जो उनके हितों की नुमाइश की जाएगी यहाँ, और उनकी समस्याओं की का वाचन होगा, भाषण होगा, वो जन जिसकी समस्याएं यहाँ कही जाएंगी, या जिनका गान होगा यहाँ ओज स्वर और तेज चमकती हुई भाषा में, लच्छेदार भाषा में, वही जन यहाँ से गायब है। सभा में जो भी कही जानी थी बातें, वो सब पहले से ही तयशुदा थीं।
सभा के पहले ही बांट दी गई थी संतोष के आटे की गोलियां। स्वीकृति में हिलता सिर सबसे अनिवार्य मुद्रा थी। असहमत नहीं होना है कहीं। असहमति, असंतुष्टि विद्रोह माना जाएगा। मुझे रघुवीर सहाय की वो पंक्तियां याद आती हैं। सभा में विराजे हैं विद्वान, वे अभी चर्चा में शामिल होंगे कार्यसूची के अनुसार। तो वे जिरा करेंगे अगर राजा से, तो कार्यसूची में जो तयशुदा कार्यक्रम है उसी पर वो विचार करेंगे। और ये तयशुदा कहाँ से हुआ? वर्चस्व से। उस रसूखदार ऊंची कुर्सी वाले की ओर से ये प्रश्न भी उसी की ओर से तय कर दिए गए हैं, और उसके माकूल जवाब भी, जो कहीं से भी जनता की असंतुष्टि का, जनता की अस्वीकृति का या विरोध का स्वर न दे। बड़ा मगर आया, जिसके लिए ये चिर प्रतीक्षा में सब लोग लीन हैं। बड़ा मगर आया तो अपनी दुम पर खड़ी हो गई मछलियां। खुरदुरे शल्क वाले तालाब के अधिपति उस मगर ने कहा, हम स्वतंत्र हैं, और मछलियां स्वतंत्रता के उत्सव में लीन हो गईं। अब आप देख रहे हैं शोधार्थियों, जो छद्म रचा गया है, जो जनतंत्र का स्वांग यहाँ रचा जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि ये जनमत है, ये जन का विश्वास है, ये जनहित में जारी है। राजनीति का यही कुचक्र, यही खेल साथियों, यही झूठा सच, या जिसे कहिए आप आधा आधा सच, यही राजनीति का प्रपंच जो जनता को दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि उसको पहले ही संतोष के आटे की गोलियां और स्वीकृति में सिर हिलाने की अनिवार्य मुद्रा थमा दी गई है। आप देख रहे हैं। तो हमारी हित की बात, हमारी ओपिनियन, हमारा मत, और हम अनुशासन में, शासन में हमारी जवाबदेही, हमारी भागीदारी, वो तय कर रहे हैं, और यही दुखद है। और विवेक चतुर्वेदी बहुत सतर्क, सचेत होकर आप तक यह बात पहुंचा रहे हैं। अपनी दरअसल निर्भीक पक्षधरता आप तक पहुंचा रहे हैं, और यही निर्भीक पक्षधरता, यही कमिटमेंट किसी कवि की पहचान होती है। तो विवेक चतुर्वेदी कहते हैं कि उस मगर ने कहा, हम स्वतंत्र हैं, और मछलियां स्वतंत्रता के उत्सव में लीन हो गईं। मंत्रमुग्ध, आंख मूंद कर, जैसे लग रहा है कि जो कुछ बोल रहा है वो वर्चस्व, वही सब कुछ हमारे हित का है। मगर ने कहा, बहुत विकास हुआ है इन दिनों। आप देख रहे हैं शोधार्थियों, कितना कंटेम्प्ररी है ये कविता, कितनी सामयिक है ये कविता। पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाने वाली तमाम कविताओं के साथ इसको तुलनात्मक रूप में रखा ही जा सकता है, जरूर रखा जाना चाहिए, चिन्हित होना चाहिए। इन दिनों, मगर ने कहा, बहुत विकास हुआ है इन दिनों, और कुपोषित कमजोर जलचर मुदित हो गए। कहाँ हुआ है विकास? जो कुपोषित हैं, जो कमजोर हैं, ऐसे जलचर, वे सभी जीव जंतु प्रसन्न हो गए, प्रसन्न मुद्रा में हो गए कि अगर राजा कह रहे हैं, अगर हमारे अधिपति कह रहे हैं, अगर हमारे नेता कह रहे हैं, हमारे नेतृत्व वाले इतने वरिष्ठ, रसूखदार, वर्चस्व को ढोने वाले लोग कह रहे हैं, तो फिर सच ही होगा कि विकास तो हुआ है। सभागार के बंद कांच के दरवाजे से झांकती सच की बूढ़ी माई मछली देर तक लाठी ठोंकती रही और भीतर ना आ सकी। वो सभा एक तालाब थी। जिस सभा की चर्चा विवेक चतुर्वेदी करते हैं सिंबॉलिक तरीके से, बहुत प्याज की परतों सी, मुझे तो हर परत में वो आनंद आया, और वो गूंज अनुगूंज कविता की कई अर्थ, कई मायने खुलते हुए दिखाई देते हैं कि जो सच है वो बूढ़ी माई है। उसका सारा अनुभव संसार, उसकी संवेदना और उसकी स्मृतियां उस पर हावी हैं, और कह रही हैं कि जो छद्म रचा जा रहा है, जो स्वांग खेला जा रहा है, जो संसद में जनता के दुखों के दावे किए जा रहे हैं, उनके मुद्दों और समस्याओं की बात की जा रही है, और कहा जा रहा है विकास तो हुआ है, आज़ादी तो मिली है, और मनाओ आज़ादी का महापर्व, मनाओ जनतंत्र का महोत्सव। वो बूढ़ी माई, वो अनुभवी मछली, यानी वो जिसने सच को जाना, देखा, परखा, समझा है, वो बूढ़ी माई
खटखटाती रह गई कांच के पार दरवाजा, लाठी ठोकती रही, अपना प्रबल विरोध प्रतिरोध जताती रही, दिखाती रही, लेकिन उसके लिए सारे दरवाजे बंद थे। उसका प्रवेश उस जनसभा में वर्जित था, निषिद्ध था। केवल जुमलों में, केवल नारों में और तालियों की गड़गड़ाहट और छद्म हाहाकार और स्वांग की जो ये बुनावट है, ये दिखावट है, उसमें दरअसल हर समस्या, जनता का हर मुद्दा, उसका ओपिनियन, उसका मत और उसका हित दबा जा रहा है, दम तोड़ रहा है। सैल्यूट विवेक चतुर्वेदी, बेहतरीन कविता के लिए। और ये कविता शोधार्थियों बहुत ही कंटेम्प्ररी है। राजनीतिक वर्चस्व को दिखाना हो, सामाजिक विडंबनाओं को, बदसूरती को, विसंगतियों को दिखाना हो, या जो षड्यंत्र आर्थिक खेले जा रहे हैं आर्थिक रूप में जनता के हितों के साथ, उनकी मुद्दों के साथ, उस सब पर कटाक्ष करती हुई, अपनी पैनी नज़र रखती हुई, उसकी धड़कन को पकड़ती हुई ये कविता बेहतरीन कविता। तीसरी कविता है रीयूनियन। वो सब लौटकर अपने शहर आए। नॉस्टैल्जिया में मैं जी रही थी और मुझे लगा शोधार्थियों की इस फ्लेवर की भी कविता पढ़ी जानी चाहिए, ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए। वो सब लौटकर अपने शहर आए, अपने स्कूल आए, फिर से बस गए मोहल्लों में, सबाए पोंछने अपनी यादों की सिलेट पर जमी धूल। उनमें से एक लड़की अपने पुराने घर पहुंची, जहां अब ध्वज की तरह उसके पिता का नाम, जहां अब ध्वज की तरह नहीं लहरा रहा था उसके पिता का नाम, कंक्रीट से बदल गया था घर का नक्शा ही, पर नहीं बदली थी अभी मिट्टी के आंगन की तासीर। आंगन में चलते लड़की सहसा रुक गई उस जगह जहां बहुत बरस पहले दफनाई गई थी उसकी पालतू बिल्ली। उसे बरबस याद आए वो आंसू जो ठंड की उस सुबह बिल्ली को मरा देख निकले थे। उसने उन आंसुओं का जल किया और सूखती तुलसी पर ढार दिया। ये जो देशज शब्द आते हैं ना, जो ये क्षेत्रीय बोलियों से निकले इतने सुंदर शब्द, तुलसी पर ढार देना, इसका कोई और विकल्प हो ही नहीं सकता। इस शब्द के बदले में और कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ढुलकते ढरते आंसू होते हैं और उनका अर्घ्य देना तुलसी पर, तुलसी के चौरा पर उसे हरित करने के लिए, उसे हरा भरा, उसे सजीव करने के लिए, जीवंत करने के लिए। उनमें से एक लड़का सड़क पर पुरानी साइकिल ढूंढता रहा। जिसकी चेन वो चढ़ाता था वो साइकिल उसकी बसंत की थी। उसे याद किया। चेन चढ़ाकर हाथों में ग्रीस लगाए वो आंखों से ही अच्छा कहता था, फिर बिना कुछ कहे ही उसका बसंत बहुत दूर चला जाता था। उसने दूर जाते बसंत को याद किया और सड़क पार करते छोटे बच्चों के हाथ थाम लिए। वो सब आए और उन्होंने चौंक कर देखी अट्टालिकाएं। वो जो नैसर्गिक सौंदर्य था, वो जो प्राकृतिक गांव का की माटी, वहाँ की आबो हवा, वहाँ पसरी हुई जो शांति थी, वहाँ पसरी हुई जो क्या कह सकते हैं, अलौकिक सुख, वो सब कुछ लुप्त था आज। और वहाँ अट्टालिकाएं थी, बड़े बड़े कंक्रीट महले दो महले, जो घरों की जगह उग आई थीं। शहर से गुजरती नदी को सूखते देखा और उफ कहा। एक पुराना बरगद अब भी हरा देखा और खुश हुए। उन्हें पुरानी देव प्रतिमाओं को देखकर विस्मय हुआ कि बस उनके चेहरे हैं जो नहीं बदले। पुरानी देव प्रतिमाओं को देखकर विस्मय हुआ कि बस उनके चेहरे हैं जो नहीं बदले। जिनके घरौंदे बचे थे अब भी उन्होंने पुरानी खिड़कियां और छज्जे देखे। उनको किसी का इंतजार याद आया। उनको किसी का इंतजार याद आया। आंख की कोरें भीग आईं और वो मुस्कुराए। वो सब अपने स्कूल भी गए और बूढ़े हो चले, अपने उस्तादों की झुर्रियों को छुआ।
मर चुके चौकीदार को पूछा और उसकी बेवा को इनाम बख्शा। वो सब चौराहों पर गए, भले बदली हों या उन्होंने सब गलियां पहचानी। वो गाते रहे, वो हंसे, वो रोए भी, उन्होंने बचपन का शहर जो देखा। उन्होंने फिर आसमान में तारे देखे, और इतने सालों तक ओढ़े नाम और पहचान को महंगे सूटकेसों में बंद किया। बेतरह नंगे पैर धूल के मैदानों में भागे। अचानक उन्हें मालूम हुआ कि आदमी पेड़ है, अपनी जड़ों में रहता है। विवेक चतुर्वेदी की इस कविता में केवल नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये रीयूनियन, दोबारा अपनी जड़ों से जुड़ना, पुनर्नवा होना, पुनः जीवन प्राप्त करना। अपनी शाखाओं का विस्तार तो हम देखते हैं, विशालकाय वटवृक्ष को हम देखते हैं, उस पे लगातार बढ़ते पत्ते, फल, फूल, औषधियाँ, और फिर उनका प्रचार प्रसार, उनकी ख्याति, लोकप्रियता, उनका विकास, चतुर्दिक विकास सब दिखाई देता है। लेकिन जिस स्नेह जल, प्यार, परवाह, जिस नैसर्गिक सुख, शांति और सौंदर्य जो अपनेपन में था, जो भीगा हुआ अपनापन था, जो सराबोर करता था, जो तरल था, और जो हमें अपने में खींचे हुए था, सींचे हुए था लगातार, वो अब गायब है। रीयूनियन करने के बाद वो गलियां, वो चौबारे, वो स्कूल, वो मास्टर जी, वो खेत, वो खलिहान, वो मेड़, वो मट्टी पर लौटना और चलना, वो सब सुख भोगते हुए अचानक हम बड़ों को एहसास हुआ कि हम भी, ये पूरी मनुष्य प्रजाति भी तो उसी पेड़ की तरह है जो अपने प्रसार में, अपने विस्तार में, फल फूल और औषधि में विकास तो पा रहा है, जिसकी शाखाएं फैलती जा रही हैं, अनंत आकाश को छूते हुए उसका विकास तो हो रहा है, लेकिन अपनी जड़ों से कटकर, अपने खेत खलिहान, अपनी माटी और अपने जन्म स्थान और अपनी उस टुकड़े भर जमीन और उस आसमान से कटकर जो अपनापन सींचे हुए था, अगर हम उससे कटकर रहे तो धीरे धीरे हमारा भी वही हाल होगा जो विशाल वटवृक्ष का होता है कि जड़ें छोड़ देती हैं, ज़मीन छूट जाती है जब, तो जड़ें सूख जाती हैं, और उन जड़ों के सूखने से वो बड़ा विशालकाय वृक्ष भी नहीं रहता। और हमारी भी इन जल, जंगल, जमीन की अनुपस्थिति में, इन प्राकृतिक संसाधनों की अनुपस्थिति में, इस नैसर्गिक प्रकृति की अनुपस्थिति में, इस अपनेपन, इस अनुभव संवेदन की अनुपस्थिति में, इन स्मृतियों की अनुपस्थिति में हम भी कहीं के नहीं रहेंगे और उस वृक्ष की तरह सूख कर धराशायी हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया।